जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर के पेट प्रीफॉर्म कैलकुलेशन के पार्ट 4 वाले वीडियो में, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टार्टिंग से इस वीडियो को एक सीरीज़ बना के चला रहा हूं। अभी हम मेरे 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर होगा पेट प्रीफॉर्म को कैलकुलेशन करने के लिए। और अभी हमारे चैनल पे एक्सट्रूजन और जॉब अपडेट का भी सेशन चल रहा है, जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, जो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंजेक्शन फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि इंजेक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो कि जब हमारा मटेरियल बैरल में मेल्ट हो जाता है तो उसको मोल्ड में फिल कराने के लिए एक हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्क्रू के द्वारा अप्लाई किया जाता है, ताकि जो प्रॉपर वे में मटेरियल हमारा स्क्रू रनर और गेट सिस्टम के ज़रिए इम्प्रेशन में फिल हो सके। इम्प्रेशन किसे कहते हैं? जब मैं मोल्ड के पार्ट्स और के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्प्रेशन किसे कहते हैं। कोर और कैविटी के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं। जो कोर और कैविटी को अलाइनमेंट जब करा लेते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस बचती है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बन के बाहर आता है, तो उसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं। तो उस इम्प्रेशन को फिल कराने के लिए जितनी हमें फोर्स की रिक्वायर्ड होती है उसको इंजेक्शन फोर्स कहते हैं। इंजेक्शन फोर्स इक्वेशन रिलेटेड टू इंजेक्शन प्रेशर। प्रेशर और फोर्स में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेसिफिक एरिया में जितना फोर्स लगाया जाता है उसी को प्रेशर कहते हैं। तो क्योंकि P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो जो फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो स्पेसिफिक एरिया पे जितना फोर्स, जैसे कि ये कोई स्पेसिफिक एरिया हो, उस एरिया में जितना फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो वही प्रेशर होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द इंजेक्शन फोर्स इक्वेशन रिलेट्स द इंजेक्शन प्रेशर टू द इंजेक्शन फोर्स कंसीडरिंग द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कैविटी। जो कैविटी की प्रोजेक्टेड एरिया होती है उसमें जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है, अगर इनको इक्वेशन से हम निकालते हैं तो उसी को इंजेक्शन फोर्स कहते हैं। तो जैसा कि अगर फार्मूले के फॉर्म में आप लोग देखें तो इंजेक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है इंजेक्शन प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कैविटी। इंजेक्शन प्रेशर वह प्रेशर होता है कि जो कि मटेरियल को फिल कराने के लिए जितना हमें प्रेशर की रिक्वायर्ड होता है, ताकि अगर हम इंजेक्शन, जैसा कि अगर हम इस साइड से ऐसा अगर आप लोग इमेजिन कर पाएँ तो ऐसे हमारा स्क्रू होता है, इस पे मटेरियल को हम फिल कराते हैं तो मटेरियल भी इस पे प्रेशर अप्लाई करता है। तो जिस प्रेशर को ये सहन करता है, सस्टेन करता है, जिस प्रेशर को ये स्क्रू सस्टेन करता है, मटेरियल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, और स्क्रू पे प्रेशर ये अपने हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर से ये जब स्क्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो जो मटेरियल होती है वो मटेरियल स्क्रू रनर और गेट सिस्टम के ज़रिए वो कैविटी में फिल हो जाती है। तो इसको ही हमें इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। और प्रोजेक्टेड एरिया जो कि स्क्रू रनर और गेट जो इम्प्रेशन की एरिया होती है उसी का हम प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। वेयर द प्रोजेक्टेड एरिया इज़ द एरिया ऑफ कैविटीज़ क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंजेक्शन। जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो इंजेक्शन के डायरेक्शन में जो कैविटी का एरिया होता है उसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करते हैं। तो चलिए अभी दूसरा देखते हैं। एक्सियल स्ट्रेन इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं स्ट्रेन क्या होता है। एक्सियल स्ट्रेस मैं आप लोगों को बताया था अपने इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में, वो आप लोग देख सकते हैं अगर ना देखे हो तो। एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है? किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें हमें एक विकृति पाई जाती है, यानी कि उसमें फिजिकल चेंजेस पाए जाते हैं। तो उस चेंज को मेज़र करने के लिए जो अगर हम प्रीफॉर्म सेक्टर में देखें तो इसमें एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो उस एक्सियल स्ट्रेस से जो विकृति पाई जाती है, जो डायमेंशन में चेंजेस पाए जाते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सियल स्ट्रेन होता है। The axial strain equation relates the
प्रीफॉर्म एक्सियल स्ट्रेन टू द स्ट्रेच रेशियो एंड द प्रीफॉर्म्स ओरिजिनल एंड फाइनल लेंथ। जो कि जब हम एक्सियल स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं तो उनके एक्सियल स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं तो एक्सियल डायरेक्शन में इसके प्रीफॉर्म से बॉटल में चेंजेस होते हैं, जिसमें लेंथ बॉटल की लेंथ अलग हो छोटी बड़ी हो जाती है और प्रीफॉर्म की लेंथ छोटी हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें जब स्ट्रेच कराते हैं तो स्ट्रेच पिन से पहले हमें बॉटल को प्रीफॉर्म को स्ट्रेच करना होता है, फिर हम ब्लोइंग कराते हैं। तो उस पोजीशन में हमारी ज्योमेट्री चेंज हो गई और उसकी लेंथ भी चेंज हो गया। तो इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग LF अपॉन LP। जो एप्सिलॉन ए होता है ये एक्सियल स्ट्रेन होता है और जो LF होता है वो ये फाइनल बॉटल की लेंथ होती है और जो LP होता है ये प्रीफॉर्म की लेंथ होती है। अगर आप लोग इसमें देखें तो एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग LF अपॉन LP। जो LF है ये बॉटल की लेंथ है, यानी कि हम नेचुरल लॉग अगर ले लें एक्सियल स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए नेचुरल लॉग लें और ये जो बॉटल की लेंथ है, बॉटल की लेंथ को प्रीफॉर्म के लेंथ से हम डिवाइड करके नेचुरल लॉग ले लें तो यही हमारा एक्सियल स्ट्रेन कहलाता है। अब चलिए हम अगला स्ट्रेन देखते हैं, हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हुप स्ट्रेस के बारे में बताया था। हुप स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो किसी तरल पदार्थ या किसी लिक्विड के द्वारा स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन में वो अप्लाई करता है, जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें अप्लाई करता है। जैसा कि अपना प्रीफॉर्म था उसमें मैं आप लोगों को बताया था, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। हुप स्ट्रेन क्या होती है? हुप डायरेक्शन में जो चेंजेस पाए जाते हैं उसी को हुप स्ट्रेन कहते हैं। The hoop strain equations relates the preforms hoop strain to the stretch ratio and the preforms original and final diameters। जैसा कि जो प्रीफॉर्म की डायमीटर होती है और बॉटल की डायमीटर को लेकर के जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट होता है उसी को हम हुप स्ट्रेन इक्वेशन कहते हैं। हुप स्ट्रेन इक्वेशन एप्सिलॉन H इज इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग, ब्रैकेट में ले लें आप DF अपॉन DP। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिए, जहाँ पे ये एप्सिलॉन H हुप स्ट्रेन होता है और DF जो होता है वो फाइनल बॉटल की डायमीटर होती है और जो DP होती है ये प्रीफॉर्म की डायमीटर होती है। ये बॉटल की डायमीटर अपॉन प्रीफॉर्म की डायमीटर का हम नेचुरल लॉग ले लें तो ये एप्सिलॉन H फाइंड आउट हो जाता है, जो कि हुप स्ट्रेन होता है। अभी चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कंडीशनिंग टाइम इक्वेशन। कंडीशनिंग टाइम क्या होती है? कंडीशनिंग टाइम वह टाइम होती है जो कि कितना देर तक हमारा प्रोडक्ट किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना देर ठंडा हो रहा है, वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम कंडीशनिंग टाइम कहते हैं। जैसे कि हमारा प्रीफॉर्म इंजेक्शन मोल्डिंग का जो सीक्वेंस होता है कि हमारा मटेरियल आता है, मटेरियल मेल्ट होता है, इंजेक्शन प्रेशर देते हैं, कैविटी में फिल होता है, उसके बाद हमें जो टाइम दिया जाता है उसको प्रीफॉर्म को इजेक्टर के लिए, उसी को हम कंडीशनिंग टाइम बोलते हैं। अगर हम हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में देखें तो जो हमें कंडीशनिंग टाइम दिया जाता है तो कूलिंग टाइम देने के बाद भी हमारा प्रीफॉर्म टूलिंग प्लेट और कूल पिक के जरिए ठंडा होता है। जो टूलिंग प्लेट में एंड ऑफ आर्म एक्ट EOAT लगे होते हैं उसमें प्रीफॉर्म जाता है, जो प्रीफॉर्म के आउटर बॉडी को कूल करता है। और जो कूल पिक में जो पिकर लगे होते हैं और उसमें जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर होती है उससे चिल्ड एयर आती है, जिससे हमारे प्रीफॉर्म की इंटरनल बॉडी ठंडा होती है। इसके लिए हमारे प्रीफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अच्छी होती है हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में। तो चलिए वो बात की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को आगे लेक्चर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा और अच्छे से। जो कंडीशनिंग टाइम होती है, कंडीशनिंग टाइम इक्वेशन रिलेट्स द प्रीफॉर्म्स कंडीशनिंग टाइम टू द कंडीशनिंग टेम्परेचर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द PET। कंडीशनिंग टाइम जो होती है वो प्रीफॉर्म की एक्टिवेशन एनर्जी और कंडीशनिंग टेम्परेचर को लेकर के जो डिफरेंस होता है उससे लेकर के एक इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं,
जिस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रीफॉर्म का कंडीशनिंग टाइम कितना है, कितने देर तक हमारा प्रीफॉर्म ठंडा करने की ज़रूरत है। जो फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ TC माइनस T0 डिवाइडेड बाई Q, जहाँ पे T जो होता है यही कंडीशनिंग टाइम है, ये जो T है यही कंडीशनिंग टाइम है, और जो TC होता है, TC जो है ये कंडीशनिंग टेम्परेचर है, और ये TC कंडीशनिंग टेम्परेचर होती है, और ये जो T0 होता है ये T0 आपका इनिशियल प्रीफॉर्म टेम्परेचर होता है। जो प्रीफॉर्म का इनिशियल टेम्परेचर है वो प्रीफॉर्म का टेम्परेचर होता है। और ये जो Q होता है, ये जो Q मैं दिखाऊँ आपको, ये जो अपॉन में Q होता है, ये Q एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि प्रीफॉर्म पीटी की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये स्पेसिफिक होती है। तो इन तीनों को अगर हम एक फार्मूले में पुट कर दें तो हमें निकल जाता है कि हमारी कंडीशनिंग टाइम कितनी है। तो आप लोग याद रखिए कि T इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ TC माइनस T0 अपॉन Q। TC जो होती है वो कंडीशनिंग टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, जो हमारा पांचवा है वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वेशन है। हमें फाइंड आउट करना है कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि IV कैसे फाइंड आउट करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, जो हमारे फ्लो रेट का विरोध करती है कि हमारी अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो मटेरियल का फ्लो रेट कम होता है, अगर फ्लो रेट ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होती है। आप लोग देखे होंगे कि लंबे टाइम तक अगर मटेरियल मेरा बैरल में रह जाता है तो जिसकी वजह से मटेरियल की फ्लो रेट बढ़ जाती है, यानी फ्लो रेट बढ़ने से कई बार आप लोग सुने होंगे कि मटेरियल की IV ड्रॉप हो गई। इस पे IV पे मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर आप लोगों को बना के दूंगा, जो बहुत ही अच्छी टॉपिक है IV और AA लेवल पे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ये अपने पेट इंडस्ट्री में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि IV और A लेवल में रिलेशन क्या है और ये कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है। यहाँ पे जनरल इक्वेशन से मैं आपको IV को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वेशन रिलेट्स द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ PT टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, जो ये एक आपको नया वर्ड मिला है देखने को, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट वह वेट होता है जो कि अगर एक पॉलीमर चेन बनती है तो उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मिला करके वो पूरा पॉलीमर बनता है। आप लोग सुने होंगे मोनोमर जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है पॉलीमर का, उसी को मोनोमर कहते हैं। तो उनका जो वेट होता है उसी को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अगर जैसे कार्बन हाइड्रोजन मिला के बना है तो कार्बन कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, उनके एक एक मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, उसी को हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉलीमर बहुत ही लंबे चेन को मिला के बनाई जाती है। अगर हम PET को देखें तो पॉलीएथिलीन टरफेथालेट, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड को मिला के बनाई जाती है। तो ये बनने के बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें IV कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो नेचुरल लॉग IV इज इक्वल टू होता है -K इंटू नेचुरल लॉग मॉलिक्यूलर वेट प्लस B। ये K और जो B होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि IV इज़ द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एंड MW इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, जहाँ पे K और B आपका कांस्टेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये IV समझ में आई होगी। चलिए एक बार और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से इस फार्मूले का रिवीजन करा देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं इस फार्मूले को। जो कि हमारा पहला इक्वेशन था वो इंजेक्शन फोर्स इक्वेशन था। इंजेक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है इंजेक्शन प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कैविटी। दूसरा जो था हमारा वो एक्सियल स्ट्रेन इक्वेशन था। एक्सियल स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A इज इक्वल टू नेचुरल लॉग LF अपॉन LP। जो LF होता है ये बॉटल की लेंथ होती है और जो LP होती है ये प्रीफॉर्म की लेंथ होती है। और तीसरा जो हमारा था वो हुप स्ट्रेन इक्वेशन था। हुप स्ट्रेन इक्वेशन होता है एप्सिलॉन H इज इक्वल टू नेचुरल लॉग DF अपॉन DP। जो ये DF है ये बॉटल की डायमीटर है और जो ये DP है ये प्रीफॉर्म की डायमीटर है। अभी जो अगला था वो अपना कंडीशनिंग टाइम था। कंडीशनिंग टाइम इक्वेशन क्या होती है? कंडीशनिंग टाइम का जो फार्मूला था
T इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी सी माइनस टी जीरो डिवाइडेड बाई क्यू। जो ये टी सी है ये कंडीशनिंग टेम्परेचर है और टी जीरो इनिशियल टेम्परेचर था और जो क्यू था वो क्यू एक्टिवेशन एनर्जी था। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वेशन, जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वेशन थी नेचुरल लॉग आई वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू नेचुरल लॉग एम डब्ल्यू प्लस बी। जो ये के और बी था, ये के और बी कांस्टेंट है और एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इस इक्वेशन से आप लोग एलिजिबल हो गए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। जो आज की ये 5 इक्वेशन थी, ये पेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं और उस प्लेलिस्ट में इंजेक्शन और एक्सट्रूजन के लिए वीडियो भी चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट वीडियो आप लोगों को बेटर वीडियो मिलेगा, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने में और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरा संडे का सेशन होता है वो 11 बजे जॉब अपडेट सेशन होता है। तो आप लोग उस जॉब अपडेट का सेशन देखें और उस जॉब अपडेट से जो भी जॉब आप लोग के लिए एलिजिबल है उस जॉब को आप लोग अप्लाई करें और उस जॉब को लें, ताकि कोई भी हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड या सीपेट किया हुआ बंदा बेरोज़गार ना रह जाए, तो उसका हेल्प हो जाएगा और उसके लिए जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो चलिए, ये हमारा वीडियो आप लोगों को देखते रहिए, कंटिन्यू करिए।